नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हिसार जिले के गांव बाल संबंध में बनने वाले कन्या महाविद्यालय का नाम स्वर्गीय चौधरी भजन लाल के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2021-22 में 4000 प्लेवे स्कूल खोलने की घोषणा के अलावा वर्ष 2023-24 में 4000 प्लेवे स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में बाजरे को लेकर भी चर्चा की। देखिए, चौधरी भजन लाल जी अपने इस प्रदेश के कई वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। बहुत एक छोटी सी मांग आई है वहां से, तो मुझे लगा इसमें पूरा करने में दिक्कत नहीं है। जो बाल संबंध में गर्ल्स कॉलेज बनेगा, उस गर्ल्स कॉलेज का नाम चौधरी भजन लाल जी के नाम से रखा जाएगा। एक विषय, अब बहुत छोटे छोटे विषय हैं जो अलग अलग विधायकों ने रखे, वो मैं रख रहा हूँ। एक विषय आया है 4000 प्लेवे स्कूल खोलने की घोषणा। अपने किसी एक सदस्य ने कहा कि ये 2021 में भी घोषणा थी, 2023 में फिर कर दी। दोनों बातें ठीक है। 2021 में जो 4000 प्लेवे की जो कन्वर्ट करने थे आंगनवाड़ी के, उसमें से अधिकांश हो गए हैं। उसके अलावा नए 4000 स्कूलों की ये घोषणा है प्लेवे स्कूल की, उसके साथ इसका संबंध नहीं है। जहां तक बाजरे का विषय श्रीमती किरण चौधरी ने उठाया था कि बाजरा जो है इस सीजन में 2022 में हैफेड ने ये कितना खरीदा है। उन्होंने तो कहा कि 11,069 क्विंटल ही समर्थन मूल्य पर खरीदा। कि वो जो 11,069 बता रहे हैं, 11,070 मीट्रिक टन, ये भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत जो है ये पैसा दो प्रकार से दिया जाता है। अगर तो कमर्शियल खरीद करते हैं तब तो बाजार भाव से ही खरीदते हैं, क्योंकि उनको अपने आप स्वयं यूज करना होता है उसका। फिर उनको जितना भावांतर भरपाई देना होता है उनको अलग से चला जाता है। लेकिन जो सरकार की ओर से, नहीं नेफेड की ओर से खरीदते हैं, वो फिर हम पहले देते हैं किनको, हैफेड को 450, वो 450 मिला करके टोटल 2350 में खरीदा जाता है। तो 2350 में जो पर्चियां कटी है वो 11,000 की कटी है। बाकी जो 69,000 मीट्रिक टन जो खरीदा गया है वो किसान के खाते में सीधा 450 रुपए के हिसाब से गया। इसलिए इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। ये जो बल्कि एक लाभ और भी किसानों को हमने दिया है ऑन एवरेज बेसिस। अगर बाजरा कोई नहीं भी बेचता, घर में भी कंजम्पशन उसकी होती है, क्योंकि बहुत परिवारों में बाजरा होता है वो साल भर अपना यूज करते हैं, उनको भी ये 450 रुपया क्विंटल की भावांतर भरपाई योजना का पैसा जाता है। वित्त मंत्री के तौर पर लगातार चौथा बजट पेश करने का सीएम मनोहर लाल को मौका मिला। बजट बनाने से पहले सभी हितधारकों से सुझाव लेने की पहल शुरू की थी। इस बार भी 700 सुझाव आए, जिनमें से अधिकांश सुझावों जो शामिल कर सकते थे उनको शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा गवर्नेंस में बदलाव के लिए कई अन्य क्षेत्रों पर भी हमने ध्यान दिया है। हमें नागरिकों के कल्याण के लिए राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठना होगा। भौतिक विकास के अलावा व्यवस्था परिवर्तन के कामों पर भी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है, इसलिए दूरदर्शिता की सोच के साथ काम करने की जरूरत है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सदन में विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार जो भी मांग रखी गई है उन पर विभाग पर विचार करेंगे और मुख्यमंत्री के बजट अनुमानों पर जवाब के बाद विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट को सर्वसम्मति से पारित किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री के साथ साथ सरकार में वित्त मंत्री का भी दायित्व निभा रहा हूं, इसलिए वित्त मंत्री के नाते मुझे ये इस बार लगातार चौथे बजट का और ये रखने का अवसर मुझे मिल रहा है। जैसे पहले 3 साल लगातार स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत सी मीटिंग की, अलग अलग विभाग, चाहे वो कृषि के नाते जुड़े हों, उद्योग के नाते जुड़े हों, विनिर्माण के नाते, सेवा अथवा सांसद, विधायक, इन सब बंधुओं से पर विचार विमर्श किया है। और मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कुल मिला के 700 सजेशन हमारे पास आए थे, जिनमें से 68 सुझावों को इस बजट में और इंक्लूड किया गया है। कुछ उसमें डबलिंग भी थी, तो ऐसा सुझाव तो ज्यादा बन जाता है, लेकिन 68 जो अलग अलग से उल्लेख करके उसके अंदर और ये जोड़ा गया है। बहुत से सुझाव काफी अच्छे थे, बहुत से सुझाव दूरगामी भी थे। बजट की सीमाएं होती हैं, तो बजट की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी जोड़ना संभव था उनको हमने जोड़ा है। बजट का उपयोग सामान्यतया जो विकास है, दिखने वाला विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक विकास, मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि सारा पैसा उसी पर लगेगा।
लेकिन मेरा मानना यह है कि केवल उस पर नहीं तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो व्यवस्था परिवर्तन की चीजें भी होती हैं, बहुत दूरगामी कार्यक्रम भी होते हैं, उनको ठीक करने के लिए ताकि आने वाला जो पीढ़ियां हमारी हैं उनको भी उसमें सुविधा मिले। कुल मिलाकर के अगर इस उदाहरण को देख करके यूं कहा जाए कि मान लो किसी एक व्यक्ति को ये कहते हैं कि सामने गिलास रखा है और उस गिलास में दूध है लेकिन कम है, पूरा नहीं है। पूछा जाए कि अच्छा सामने देख रहे हो कि क्या दिख रहा है? एक व्यक्ति कहता है कि इसमें दूध भरा हुआ है, आधा है, आधा गिलास दूध का उसको दिखता है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये आधा गिलास में खाली है। अब वो बातें दोनों की सत्य हैं, लेकिन एक मनोभाव का अंतर होता है। मनोभाव में एक न्यूनता आ जाती है कि मुझे भरा हुआ दिख रहा है कि मुझे खाली दिख रहा है। थोड़ा ये अंतर स्वाभाविक ही होता है। इस पक्ष वाले दूध ये कह देंगे कि भरा हुआ आधा है, उस पक्ष वाले कह देंगे तो आधा खाली है। मनोभाव का अंतर होता है। लेकिन कभी कभी इससे आगे जो कठिनाई होती है, मैं तो कह रहा हूं इसमें जब दृष्टि का अंतर होता है तो ये जो दोष है, मनोभाव का दोष है, ये दृष्टि दोष में बदल जाता है। और अगर कोई उसको गिलास को देख करके कोई ये तो है ही खाली, यानी उसको सारा ही खाली दिखता है, तो ये दृष्टि दोष होता है। तो हमारे कुछ भाइयों में दृष्टि दोष भी है, लगातार आलोचना भी करेंगे और बाहर अंदर खाते बैठ करके व्यक्तिगत से मिलेंगे, नहीं भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया, ये भी कहते हैं, व्यक्तिगत रूप से सब कहते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बजट में जो अपेक्षा, जैसे मैंने बताया कि एक भौतिक दृष्टि से दिखने वाला विकास, ये सब दिखता है, लेकिन अगर देखा जाए तो राजनीति में इससे ऊपर उठ करके भी विचार करना होता है। और उसमें हमने बहुत से ऐसे काम किए हैं अपने 8 सालों में। उदाहरण के लिए मानो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये ऐसा कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, दूरदृष्टता का कार्यक्रम है। दूरदृष्टता अगर नहीं होगी तो इसमें आगे आने वाला समाज विकृत समाज होगा। हमने पानी बचाने की बात कही है। जमीन के अंदर पानी खत्म हो रहा है, हर साल 1 मीटर के लगभग ये पानी डाउन जा रहा है। हमारे किसान भाई जानते हैं कि जो ट्यूबवेल चलाते हैं, हर 2-3 साल के बाद एक पाइप 10 फुट का उनको डालना पड़ता है। अगर आज हम नहीं संभले तो फिर बहुत बड़ा संकट आगे आने वाला है। हमने इस काम को लेकर बहुत से कार्यक्रम चलाए ताकि अगली पीढ़ी का हम ध्यान रखें। हमने तो यानी योजना का नाम रखा मेरा पानी मेरी विरासत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में पानी की कमी और उपलब्ध पानी के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार सूक्ष्म सिंचाई अपनाने वाले किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन पहल के आधार पर देगी। सभी को ओपन ट्यूबवेल कनेक्शन देना संभव नहीं है क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में पानी ज्यादा नीचे चला गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 में आवेदन किए हुए ट्यूबवेल कनेक्शनों में से 4,412 कनेक्शन बकाए हैं। इन कनेक्शनों को तुरंत दिया जाएगा और वर्ष 2023-24 में इन कनेक्शनों से अगले कनेक्शनों को देने के लिए डिमांड नोट जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल सूक्ष्म सिंचाई अपनाने वाले किसानों को ही कनेक्शन दिए जाएंगे। 50 HP हॉर्स पावर से अधिक के कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे और 10 HP तक के सोलर कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक ट्यूबवेल कनेक्शन पर सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। प्रदेश में 6 लाख ट्यूबवेल विधिवत चल रहे हैं और सरकार किसानों को लगभग 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। पहली बात तो यह है कि एक बात बीच में हमारे मित्र ने उठाई कि इसको राइट टू सर्विस में क्यों नहीं डाला जाता। देखिए, राइट टू सर्विस में तब डाला जाता है जब कोई सर्विस ऐसी हो जिस सर्विस में सरकार को और कुछ सोचना ना पड़ता हो या कोई और ऐसा विशेष कारण ना हो जिसके कारण से वो सर्विस को टाला जा सके या उसको रोका जा सके। ट्यूबवेल लगाने के लिए ये जो कनेक्शन के अप्लाई किए जाते हैं, इसमें 2 फैक्टर ऐसे हैं जो बहुत ध्यान करने लायक हैं। एक तो उसमें है प्राकृतिक क्या है कि पानी की अवेलेबिलिटी जमीन के अंदर इतनी नहीं है कि जो मर्जी चाहे अप्लाई करें, जितना मर्जी चाहे निकाल लें। मैं लगातार पानी की बात कर रहा हूं। हमने उसके ऊपर एक राइडर लगाया है कि अब ट्यूबवेल के कनेक्शन जहां पानी ज्यादा गहरा हो गया, जो माइक्रो इरिगेशन लगाएगा उसी को ट्यूबवेल कनेक्शन मिलेगा। 50 हार्स पावर से ऊपर मिलेगा नहीं। 10 हार्स पावर तक जो मिलेगा वो सोलर मिलेगा। 10 हार्स पावर से ऊपर जो है वो मिलेगा। 1 मिनट पूरी बात कर लें तो
तो पहला तो ये रेस्ट्रिक्शन कि पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, हमने इसमें गाइडलाइंस जो वाटर अथॉरिटी की हैं वो भी ध्यान रखनी पड़ती हैं। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।